कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज का हमारा विषय है साइबर अपराधों से निपटने के उपायों पर परिचर्चा। आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं इसने कई खतरों को भी जन्म दिया है। इनमें सबसे प्रमुख साइबर क्राइम है, ऐसा अपराध जो कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया जाता है। हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें इस प्रकार के अपराधों की जानकारी नहीं होती और वे ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। साइबर अपराध की चपेट में आने वालों में बड़ी संख्या पढ़े लिखे लोगों की है। साइबर क्राइम में इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया खातों को हैक करना, फिशिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर और ऑनलाइन शोषण आदि शामिल हैं। साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के उपाय और इसका शिकार होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के निदेशक रूपा एम और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी हमारे विशेषज्ञों से साइबर अपराध से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर महाराष्ट्र से। जी शंकर, क्या पूछना चाहते हैं आप? कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर महाराष्ट्र से। जी शंकर, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी। हेलो मैडम जी बोलिए। हाँ, मैं शंकर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से, परभणी से। जी। तो मैं तो आपको और आकाशवाणी टीम को और जो आपके जो मेहमान है उनको सभी को हैप्पी दिवाली देता हूँ। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली सबके लिए। अभी दिवाली का त्योहार चल रहा है, हमारे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से होता है जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो इंटरनेट से जो फ्रॉड होते हैं, मनी अपना जो पैसा है वो लोग निकाल लेते हैं, तो वो उसको उससे कैसे बचाया जाए? हेलो शंकर जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, यस सुन रहा हूँ। ओके शंकर जी, ऐसा है कि आपके साथ जब धोखाधड़ी होता है तो आपको इमीडिएटली आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, या हमारे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 2 प्लेटफॉर्म्स दिया है, जैसे cybercrime.gov.in है और 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, तो वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, आप कैसे इससे बच सकते हैं, उसके लिए मेरा ये कहना है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उनका साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से, हम व्हाट्सएप चैनल पे है, हम इंस्टाग्राम पे है, हम दूसरे जो सोशल मीडिया चैनल्स में है वहां पर है। जो रोज नया नया साइबर क्राइम का मोडस हो रहा है उसके बारे में हम उसमें वीडियोस डालते हैं, हम उसमें रिपोर्ट करते हैं कैसे हो रहा है, वो सब आप देखने से आपको पता चल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो फ्रॉड्स होता है, आपको कांटेक्ट किया जाता है, फोन पे कांटेक्ट किया जाता है या SMS के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है और आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए देते। जब आपको उस नंबर के बारे में पता नहीं, कौन कॉल कर रहा है, क्या है, तो आपको सोच के आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले जो भी कॉल्स आता है आपको डरा सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना बहुत जरूरी है। आपको इमीडिएटली उसका रिएक्ट नहीं करना है। जैसे अभी मन के बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप रोको, सोचो और एक्शन ले लो। तो साइबर क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको कॉल आ रहा है, आपको पता नहीं है कौन कॉल कर रहा है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, आपको थोड़ा देर
सोचना है उसके बारे में, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। इमीडिएटली वो कुछ कहेंगे तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमारे दूसरे श्रोता हैं योगेश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। योगेश जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, कुछ महीने पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से लैपटॉप पर एक पेज खुला और मुझे 35 से 36 हजार का फाइन पे करने के लिए बताया गया और फाइन पे ना होने की दशा में 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने का थ्रेट भी मिला। लैपटॉप ही पूरा फ्रीज हो गया। उसमें कहा गया कि लैपटॉप तभी खुलेगा जब फाइन पूरा पे होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इस तरह से भी साइबर करने वाले इस तरह की एजेंसियों का नकली रूप लेकर फ्रॉड करते हैं? जैसे मेरे केस में NCRB की वेबसाइट से फ्रॉड किया गया। वैसे लग नहीं रहा था कि ये नकली वेबसाइट है। मैंने उसके बाद NCRB को भी ईमेल लिखा पर उनसे कोई जवाब नहीं आया। तो इस तरह के साइबर क्राइम और फ्रॉड्यूलेंट मैसेज से कैसे बचा जा सकता है और ऐसे क्राइम की रिपोर्टिंग कैसे कर सकता था मैं? रजनीश जी, योगेश जी, सबसे पहले तो सावधानी की जैसे आवश्यकता है और डिजिटल अरेस्ट के इसको बोलते हैं कि आदमी डिजिटल माध्यम से किसी तरह से आपको धमका के या कोई भी एजेंसी इस तरह से नहीं करती है जो जायज है। तो बचने का सबसे जो पहला उपाय वो ये है कि आप इसको अपने सिस्टम के अंदर लीगल सॉफ्टवेयर्स और उसी की मदद से उसको अपने सिस्टम को बचा के रखे। एंटीवायरस हैं या और भी तरीके हैं। लेकिन जैसे ही आपके साथ ऐसा कोई धोखाधड़ी होती है तो 1930 का एक जो पोर्टल एक भी है और 1930 की जो हेल्पलाइन है पूरे देश में, वो उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो नेशनल जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कराकर ये इन्वेस्टिगेशन होता है। जहां तक लैपटॉप के अंदर ये जो सिस्टम की गड़बड़ी हो रही है उसमें सावधानी ये बरतें कि जो भी वेबसाइट आपकी जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं उस पर अनजाने लिंक्स पर क्लिक ना करें। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर जो सरकारी एजेंसी है उस पर आप ये ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप इनको देख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। रजनीश जी, साइबर अपराध कितने तरह के हो सकते हैं? इसका दायरा तो विस्तृत होता जा रहा है, फिर भी कुछ के बारे में हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है जो पैसे को टारगेट कर रहे हैं लोग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स या किसी भी तरीके से वो इम्पर्सोनेट करके अपना आइडेंटिटी को करके आपसे अपना आपका जो पैसा है वो चाहे वो लिंक के माध्यम से चाहे वो आपके ही बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करा के आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक कोई ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं जो व्यक्ति वो है ही नहीं जिसको आपने पैसा ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के श्रेणी में चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में जैसे लोग बाग ये प्रलोभन देते हैं कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। बहुत सारी लोग एप्स बना रखी हैं जो नकली हैं। इसके अलावा साइबर के अंदर जो इम्पर्सोनेट करके आपको ये बताने की कोशिश जिसमें लोगों के साथ जो ऑब्सीन मटेरियल के साथ आपका जो वीडियोस बनाकर वो लोग आपको धमका सकते हैं, उस तरह का भी शोषण इस साइबर क्राइम में हो रहा है। और इसके अलावा जैसे कि अभी हमारे श्रोता ने भी बताया कि आपके लैपटॉप को इस तरह से पोस्ट कर दिया कि आपका लैपटॉप काम ही नहीं करेगा अगर आप ये पैसा नहीं देंगे या कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, तो आपके लैपटॉप या आपके डिवाइस को भी हैक कर लेते हैं। और भी इस तरह का और भी कई हैं, पर मेनली हम लोग इसी श्रेणी में इसको कर सकते हैं कि एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बाकी अदर फ्रॉड्स। जी, शिमला से हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार।
नमस्कार। मैं राकेश, कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश। मेरा विशेषज्ञ से एक सवाल है जी। मेरा ये सवाल है, अगर माना कि अब केवाईसी का अपडेट हो जाता है, क्योंकि एक कुछ व्यक्ति जो है एक व्यक्ति के नाम से 4-4-5 सिम लेता है, फिर भी क्राइम होता है। क्योंकि आजकल ये होता है कि एक बंदा किसी और के नाम पे सिम लेता है, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये चीज भी गलत है। हेलो राकेश जी। जी हाँ। हेलो। हाँ राकेश जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी जी। आजकल हम जो देख रहे हैं, जो साइबर क्राइम हो रहा है वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसयूज करके हो रहा है। जैसे आपने सही लिया, जो आपको कॉल्स आता है तो वो सब फर्जी नाम पे या किसी और के नाम पे सिम्स लेते हैं और उसको यूज करके वो लोग फ्रॉड कमिट करता है। जैसे केवाईसी को मिसयूज करते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, शेल कंपनीज के नाम पे सिम्स खरीदा जाता है एंड वही सिम्स को धोखाधड़ी करने में उपयोग करते हैं। तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और I4C एक्शन ले रहे हैं। जो कंप्लेंट्स में जो सस्पेक्ट नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, हम रोजाना उसको ब्लॉक कर रहे हैं। IMEI नंबर्स जो डिवाइसेस है वो हम कंटिन्यूसली ब्लॉक कर रहे हैं। आपको ऐसे कोई सिम से नंबर से कॉल आता है तो आप हमारे जो cybercrime.gov.in है उसमें सस्पेक्ट रिपोर्ट करके एक टैब है, वहां पर जाके आप इस सस्पिशियस नंबर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही DOT के प्लेटफॉर्म में जाके ये सब नंबर्स जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। गुरुग्राम से सुभाष कुछ पूछना चाहते हैं। जी सुभाष जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आमंत्रित विशेषज्ञ सर को भी नमस्ते करता हूँ। जी नमस्कार। जी सर मैं ये पूछना चाहता था कि क्या हमारे देश की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं अपने उपभोक्ता का नंबर इतनी आसानी से जो अन्य लोगों के पास पहुंचाते हैं वो किस प्रकार से पहुंचते, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर कि अपने उपभोक्ता का नंबर किसी भी सिचुएशन में जो है अन्य लोगों के पास ना पहुंचे और ये फ्रॉड से बचा जाए? और सर ये फ्रॉड से बचने के लिए फिर आम नागरिक का और कौन सा उपाय करे, उसके लिए मुझे थोड़ा विस्तार से बताइएगा सर। धन्यवाद। सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि लगातार टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है वैसे वैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी नए नए स्टेप्स उठा रहा है। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए ऐसा हमने देखने में आया है, यहां मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे 100 कुछ अकाउंट्स चाहिए और मैं हर अकाउंट के आपको कुछ पैसे दूंगा। तो बहुत सारे व्यक्ति अपना अकाउंट जिसका यूजर आईडी और पासवर्ड कुछ पैसे के एवज में उस व्यक्ति को पास ऑन कर देते हैं। ठीक वैसे ही जो क्राइम के वर्ल्ड में जो बहुत सारे लोग नए नए हैं वो दूसरे लोगों का डाटा जैसे केवाईसी के जो बाकी चीजों को चुरा कर ऐसा पोज करते हैं कि वो जेन्युइन व्यक्ति है और टेलीकॉम कंपनी को नए नए तरीकों से एप्लीकेशन देकर वो सिम्स हासिल कर लेता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि cybercrime.gov.in ये जो पोर्टल है, इस पर आप किसी भी ऐसे सिम नंबर का जिसमें आपको अटेम्प्ट भी हुआ है, किसी ने आपको चाहे आपके पास से पैसा नहीं गया पर फिर भी उसने साइबर क्राइम या आपसे किसी बातों में उलझा के पैसा लेने की कोशिश की है, ऐसे नंबर्स को आप उस पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, जो DOT को मदद करता है कि वो ऐसे नंबर्स को और ऐसे नंबर्स जिस मोबाइल फोन से चल रहे थे, IMEI नंबर जिसे बोलते हैं डिवाइस का, उन नंबर्स को डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकता है, जिससे अपराध को रोकने में पूरे देश में सभी लोगों को मदद मिलती है। इसमें एक मैं ऐड करना चाहती हूँ, सभी सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि अपना खुद का जो डॉक्यूमेंट्स है, KYC डॉक्यूमेंट्स है, उसको किसी
ऐसे फर्जी सिम खरीदने में उन सब में नहीं देना चाहिए। काफी सारे लोग हमने देखा है पैसे के लिए, कमीशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, उसी को यूज करके साइबर फ्रॉडस्टर्स सिम्स लेते हैं, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं। तो सभी नागरिक का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना खुद का डॉक्यूमेंट सेफ रखना और उसको दूसरों को बेचना नहीं है सिम खरीदने के लिए और अकाउंट्स ओपन करने के लिए, बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए। हमारे अन्य श्रोता हैं फोन पर, राजू सिंह कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। राजू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार राजू जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि मान लीजिए कि मेरा बैंक से पैसा ट्रांसफर हो गया, कि मैम हमें टेक्नोलॉजी बनाए कि मेरा खाते में, जिस खाते में मेरा पैसा ट्रांसफर हो गया है, कि वो खाता तुरंत हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो इससे उसका पैसा भी बचे तो नुकसान कम होगा। धर्मवीर जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये राजू जी थे, धर्मवीर जी अभी लाइन पे हैं। ओके, राजू जी, आपने जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हैं आप। तो वही है जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो 2 प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया हुआ है, सिटीजन्स को दिया हुआ है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, cybercrime.gov.in और 1930 हेल्पलाइन। आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो इमीडिएटली आप 1930 पे कॉल कर लीजिए। आपका जो ट्रांजैक्शंस है उसका डिटेल्स आप 1930 को दे देंगे, तो उसके बाद इमीडिएटली बैकएंड में आपको आपके जिस अकाउंट से पैसे गया है, जिस अकाउंट पे पैसे गए हैं उसको, और फाइनेंशियल चैनल में आपका पैसा है कि नहीं उसको भी चेक करने के लिए I4C ने मैकेनिज्म डाला हुआ है, सिस्टम सेटअप किया है, प्रोसेस सेटअप किया है। इसीलिए जब भी आप रियलाइज करते ही इमीडिएटली जब आपके साथ फ्रॉड होता है, आप इमीडिएटली 1930 हेल्पलाइन में आप रिपोर्ट कर लीजिए। जब 1930 हेल्पलाइन में रिपोर्ट करने के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि आप अपने सारे डिटेल्स जो है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आप उसको अपने पास रख लीजिए, सो दैट आप रिपोर्ट जो कॉल टेकर है ऑपरेटर को आप बता सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के थ्रू इस अकाउंट से इस अकाउंट में आपने पैसे डाला है, सो दैट हमको इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। दिल्ली से धर्मवीर हैं हमारे साथ अब। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। हमारे एक्सपर्ट को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई क्राइम हो जाता है साइबर का, तो कितनी देर हमें लगेगी अब तक मैसेज पहुंचाने में, कंप्लेंट करने में, और इसमें क्या दिल्ली पुलिस की 100 नंबर जो नंबर होता है हेल्पलाइन का, उसमें भी अगर करते हैं तो हमारी कॉल ट्रांसफर हो जाएगी? और एक दूसरा सवाल साथ में ये भी मैं पूछूंगा कि अगर हम आजकल काफी बच्चों को एडमिशन होते हैं और उनके पेरेंट्स के आधार कार्ड वगैरह जमा होते हैं, हम क्या सावधानी बरते हैं कि जो हमारा आधार कार्ड जा रहा ठीक जगह पे हमारा जा रहा है? बैंक वाले भी मांगते रहते हैं, कई जगह हमें देना पड़ता है, तो ऐसा हम क्या करें? आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हम क्या लिखें, क्या ना लिखें, ऐसी जानकारी जरूर अवश्य दें। धन्यवाद। जी धर्मवीर जी, सबसे पहले 1930 की जो हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करिए, चूंकि जो 100 या 112 जो लाइन है उससे कॉल ट्रांसफर कई बार नहीं होती है। तो 1930 ये नेशनल हेल्पलाइन है जो दिल्ली में भी काम करती है, और दिल्ली में चाहे आप मोबाइल से चाहे किसी लैंडलाइन से नंबर जब डायल करते हैं और इस पर रिस्पांस आपको मिलता है, और ये राउंड द क्लॉक काम करती है, किसी भी समय आप करते हैं। और ये मैं रिट्रेट करना चाहूंगा कि उसमें पैसा तुरंत ब्लॉक होता है। जो भी ट्रांजैक्शन आपसे गलती से या चोरी से या किसी ने फ्रॉड करके आपका ले लिया है, तो 1930 फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए सबसे तुरंत त्वरित कार्रवाई करने का सरकारी माध्यम है, पहली बात। दूसरी बात आपने जो पूछी है कि आधार कार्ड या आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जहां भी आप सबमिट करते हैं उसकी फोटोकॉपी पे जब आप सेल्फ अटेस्ट करें तो उसका पर्पस भी लिखें। मान लीजिए स्कूल में दे रहे हैं तो आप लिखिए
फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ माई चाइल्ड इनटू दिस स्कूल, सेल्फ अटेस्टेड, और साइन करिए। थोड़ा लंबा लगेगा, पर इसको लिखने से वो आधार कार्ड अगर स्कूल से कहीं फोटोकॉपी होके जाता भी है तो मिसयूज होने के उसके जो चांसेस हैं, उसमें उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे मिटाना पड़ेगा या उसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी पड़ेगी, जो मुश्किल होती है। उस पर शक का दायरा भी बढ़ता है। मेरे ख्याल से आपका सवाल का जवाब होगा। जी, एक उन्होंने कहा था कि 100 नंबर पर क्या कॉल करके ऐसी धोखाधड़ी की शिकायत अगर हम करें तो वो ट्रांसफर हो जाएगी 1930 पर? उतनी सुविधा नहीं है। मैं यही इंसिस्ट करूंगा कि 1930 पर ही करें और ये नंबर अपने लोगों को भी बताएं और याद रखें। जी, अगला सवाल है रवि जवालिया का, हरिद्वार से। रवि हाँ सर जी। हाँ जी मैम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं रवि जवालिया हूँ गढ़मीरपुर से जी, हरिद्वार। जी, मेरा सवाल ये है कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या होता है? जी, हम साइबर अपराध में आजकल ये शब्द सुन रहे हैं, पेपर में भी पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर में आता है, तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या होता है? रवि जी, डिजिटल अरेस्ट अभी मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में कहा था। डिजिटल अरेस्ट में ऐसे होता है कि आपको किसी लॉ एनफोर्समेंट, जैसे लोकल पुलिस का नाम लेके, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, जैसे सीबीआई का नाम लेके, एनआईए का नाम लेके, कस्टम्स के नाम लेके, उनके ऑफिसर्स को इंपर्सोनेट करके आपको कॉल करके बताया जाता है कि आपके नाम पे कुछ पार्सल गया हुआ है, उसमें ड्रग्स है, या आपके अगेंस्ट कुछ एफआईआर रजिस्टर हुआ है, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें आ रहे हैं, तो आपके बारे में कुछ कंप्लेंट आया हुआ है और आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होने वाला है करके आपको डराते हैं। डराने के बाद आपको कहा जाता है कि आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। वीडियो कॉल पे आप जब बात करना शुरू करेंगे उनके साथ, तो साइबर क्रिमिनल्स आपको कहते हैं कि आप अभी अरेस्टेड हो, डिजिटली अरेस्टेड हो, आप यहाँ से कहीं हिलना नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है हमारा परमिशन के बिना। आपको उसी में इंट्रोगेट करते हैं आपको और क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसका बेसिक उद्देश्य है आपसे मनी लेना, आपके साथ फ्रॉड कमिट करना, एक्सटॉर्ट मनी एक्सटॉर्ट करना ही उनका उद्देश्य है। आपको डरा देते हैं, तो आपको जब पता होता है कि आपने कुछ नहीं किया है, जो वो लोग कह रहे हैं वो झूठ है, आपको उनके बातों में नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा सा सोच के समझ के काम लेना चाहिए। तो आप इमीडिएटली किसी अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप किसी से बात नहीं करना है, आपके फ्रेंड्स से बात नहीं करना है, आपके रिलेटिव्स से बात नहीं करना है, आपको किसी को कुछ नहीं कहना है करके, बट उनके बातों में नहीं आना है आपको। आप इमीडिएटली किसी के रिलेटिव के साथ बात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है वो कह के आप सजेशंस ले सकते हैं। जब आप कोई अपराध नहीं किया है जैसे वो लोग कह रहे हैं, तो उसको ट्रस्ट नहीं करना है। आप खुद कॉल कट कर सकते हैं, उसको अटेंड करने का जरूरत भी नहीं है आपको। वो लोग आपको फिर कॉल नहीं करेंगे, आप इमीडिएटली जाके लोकल थाना में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, डिजिटल अरेस्ट में आपको डरना नहीं। दूसरा, हमारे लॉ में डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं भी। लोगों को ऐसे भरोसा दिया जाता है। सबको मेरा यही कहना है कि इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट का नाम ही कहीं नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए डिजिटल अरेस्ट के नाम पे कोई भी आप को डरा रहा है, वो झूठ है, वो फ्रॉड कमिट करने के लिए कर रहा है, और आपको उसको ट्रस्ट नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है, अपना पैसे गंवाना नहीं है। जयपुर से प्रमोद है हमारे साथ। जी प्रमोद जी। जी नमस्कार, मैं जयपुर से। मेरा एक निवेदन था, सुझाव था कि आपके माध्यम से कि अगर जैसे पल्स पोलियो अभियान चलता है, सेम डे एट ए टाइम डिसेंट्रलाइज करे स्कूल और कॉलेज में, इसी तरह से जो अवेयरनेस है, जैसे डर बैठाया जाता है इन क्राइम लोगों से के द्वारा, तो वो चीज दूर हो, उस तरीके से उनके फिर घर जाके वो पेरेंट्स को भी समझाएं। तो इस तरह से एक महीने में एक बार जैसा भी है कि वो एक अभियान चले, एक कैंपेन चले पूरा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक कॉल के लिए एक सिम यूज करते हैं और उसको उसी समय डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर उसको कैसे हम मतलब कैसे सरकार द्वारा या कैसे एजेंसी द्वारा कैसे पकड़ा जा सकता है या किस तरह से होता है, प्लीज। रजनीश जी। हाँ, आपका सुझाव अनुकरणीय है
और हम लोग इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, कुछ हद तक करते भी हैं, और बिल्कुल स्कूल्स के ज़रिए और सोसाइटी के ज़रिए हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरा सवाल जो आपका सिम का था, तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर वो सिम डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सक्षम है उस अपराधी तक पहुंचने के लिए, चूंकि जिस डिवाइस से उसने उस सिम का इस्तेमाल किया है हम उसकी भी लोकेशन को जानने में सक्षम हैं, और भी बड़े बहुत तरीके हैं जिससे हम लोग उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं और उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ कर सकते हैं। प्रमोद जी, मुझे यहाँ पर ऐड करना है कि आपको जो सुझाव था वो बहुत अच्छा था। इस मामले में जो I4C काम कर रहा है मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। I4C में जो है हमारा पूरा एक वर्टिकल है जो अवेयरनेस रिलेटेड ही काम करता है। हमने काफ़ी सारे NSS स्टूडेंट्स, NCC स्टूडेंट्स को अवेयरनेस स्प्रेड किया है। स्कूल में जाके अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। हर महीने पहला बुधवार जो होता है वो साइबर जागरूकता दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल्स में जाके जागरूकता देते हैं साइबर फ्रॉड्स के रिलेटेड। और साइबर वॉलंटियर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है I4C में, जो भी सिटीजन से अपने खुद आके वॉलंटियर बन सकते हैं, तो आप जागरूकता दे सकते हैं। स्कूल में मैं सिटीजन से अनुरोध करती हूँ कि आप साइबर वॉलंटियर बन के हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करें और आप भी I4C को अवेयरनेस जागरूकता देने में मदद करें। मुंबई से अमजद अहमद हमारे साथ हैं अभी। जी अमजद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते, मैं अमजद अहमद फीतवाला मुंबई से। जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा आप सभी का जो इतना अच्छा टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया। मैं पूछना चाहूंगा कि कई बार हमें ये कहा जाता है कि मोबाइल नंबर्स के लिए आप लोग सिम कार्ड जो है वो किसी दूसरों के नाम पर ही ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जनरल जो फिंगर या फिर आई बॉल्स होते हैं वो कई बार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं करते, और ये स्मार्ट जो होता है वो ऑपरेटर्स के, और ऐसे में जो जनरली जो ब्लाइंड पर्सन है वो इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं और उन्हें दूसरों के नाम पर सिम कार्ड परचेज करने पड़ते हैं इन ड्यूरिंग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऐसे में क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कोई पॉलिसी पर काम कर रहा है ताकि ऑपरेटर्स को इसके बारे में कोई सहायता की जा सके? धन्यवाद। अमजद जी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी जो प्रोसीजर है, अगर वो वेंडर या कोई भी व्यक्ति उसको डेविएट करने के लिए कहता है तो वो गलत करता है, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको जो प्रलोभन देता है वो गलत करता है। प्रक्रिया जो KYC की है सरल है और सभी को मानने योग्य है, मैं ऐसा मानता हूं। और आप भी सभी लोगों को यही बताइए हमारे इसके माध्यम से कि जो आपको पता चला है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का आपको गलत तरीके से आपको गुमराह करता है और गलत जानकारी और KYC के बिना आपको DOT का वो दिखाकर कि प्रोसीजर नहीं है, वो गलत कर रहा है। धन्यवाद। साइबर हाइजीन के बारे में आप रूपा जी जरा बताइए श्रोताओं को। जैसे हमारा फिजिकल हाइजीन हम मेंटेन करते हैं, साइबर हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमको कुछ मामलों में जानकारी रखना पड़ेगा। जो आप अपना पासवर्ड्स जो है वो स्ट्रांग रखना है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको काफ़ी सारे चीज़ है जो आपको करना है। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कनकलता को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।